आज हम नया चैप्टर शुरू करें डी और एफ ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की क्या स्थिति है, आवर्त सारणी में कौन कौन से वर्ग के तत्व हैं, ये सारी बातें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जल्दी से मैं इसकी रिवीजन करवा दूं। आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। जो खड़े खाने होते हैं उनको वर्ग कहते हैं, उनकी संख्या 18 है। जो क्षैतिज खाने हैं उनको आवर्त कहते हैं, उनकी संख्या 7 है। आवर्त सारणी में जो पहले दो खाने हैं, खड़े दो वर्ग हैं, वो एस ब्लॉक के तत्व हैं, और आखिर के जो 6 खाने हैं वर्ग, वो पी ब्लॉक तत्व हैं, और एस और पी के बीच में 10 वर्ग होते हैं, वो डी ब्लॉक तत्व हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी बात होती है कि जो आवर्त होते हैं क्षैतिज खाने, उनमें चौथे आवर्त से लेकर 7वें आवर्त तक, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, ये 4 आवर्त के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक के छठे और 7वें आवर्त में और जो तीसरा वर्ग है उसमें 14 तत्व और आते हैं। उनको आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया है, उनको एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। अगर मैं जल्दी में शॉर्ट में आवर्त सारणी का चित्र बनाऊं, डिटेल में तो हम केवल डी ब्लॉक का पढ़ेंगे, तो आवर्त सारणी का चित्र ये हो सकता है। ये आवर्त सारणी है, इसमें ये दो वर्ग है, इनको एस ब्लॉक तत्व कहेंगे। इधर ये 6 वर्ग है, इनको पी ब्लॉक तत्व कहेंगे। बीच में यहाँ से यहाँ तक ये 10 वर्ग है, इनको डी ब्लॉक तत्व कहेंगे या संक्रमण तत्व भी कहेंगे। या डी ब्लॉक तत्व कहते हैं या संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका भी हम पढ़ेंगे। आवर्त संख्या इनकी 7 होती है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये 3 आवर्त तो ये ऊपर रह जाते हैं, और ये 4 आवर्त पूरे भरे होते हैं। तो ये 4, 5, 6 और 7 ये आवर्त होते हैं, ये पूरे भरे होते हैं। तो जो पहला आवर्त है इसमें 2 तत्व आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 8 आते हैं, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और 7वें में 32, इतने तत्वों का स्थान होता है। लेकिन 18 खंड खड़े, तो इनको वर्ग से संख्या कहेंगे तो 1, 2, 3 से लेकर 12 तक यहाँ होते हैं, और 13 से लेकर 18 तक ये होते हैं। तो कुल खड़े खाने तो 18 ही है, वर्ग तो 18 ही है। फिर ये 32 तत्व कैसे आ जाएंगे? 18 तक तो ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 8 भी समझ में आएगी कि 10 नहीं है बीच में। ये 32 कहाँ से आ जाएंगे? इन 32 का स्थान होता है यहाँ पर। ये जो वर्ग संख्या 3 होती है, इस वर्ग संख्या 3 में यहाँ होता है लेंथेनम, ये होता है 57, और ये चौथा वर्ग। और लेंथेनम के बाद में यहाँ होता है हैफेनियम, और इसका होता है 72। 58 से 71 कहाँ गए? 57 के बाद तो 72 आ गया। 58 से 71 है, उनको इसी खाने में माना जाता है, और ये खाना है लेंथेनम का। इस कारण उन 14 तत्वों को लेंथेनाइड तत्व कहते हैं, और उनको आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया है। यहाँ पर ये 58 है, और इस तरीके से होते होते और ये 71 है। तो 58 से 71 तक जो 14 तत्व हैं ये लेंथेनम के खाने में माने जाते हैं, इस कारण इनको लेंथेनाइड कहते हैं। और दूसरा नाम इसका एफ ब्लॉक तत्व भी होता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक्टिनियम होता है,
इसका परमाणु क्रमांक होता है 89 और उसके बाद आता है रदरफोर्डियम 104। तो 90 से 103 कहाँ गए? वो यहाँ हैं, ये 90 और ये 103 तक, ये 14 तत्व हैं। ये कौन कौन से हैं? ये एफ ब्लॉक में आएंगे तब पढ़ेंगे पूरा। तो ये इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। तो जो ऊपर वाला स्टार है इसमें तो जो 14 तत्व आते हैं ये सारे लेंथेनियम के खाने में है, इस कारण इनको लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। ये जो 14 तत्व है ये एक्टिनियम के खाने में आते हैं, इसके कारण इनको एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। और ये दोनों एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो इस तरीके से आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक चारों आ गए। इनकी संख्या कितनी कितनी होती है वर्ग की? जितनी इनके उपकोष में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतनी। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके कारण वर्ग संख्या 1 और 2 खन्ने हो गए। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी 6 तक होता है, तो इसके कारण वर्ग संख्या ये 13 से लेकर 18 तक होते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इनकी जो वर्ग संख्या होती है वो 3 से 12 तक होती है। ये 3 से 12 तक यहाँ पर इनको बनाएंगे तो 10 खड़े खाने आ जाएंगे। और एफ ब्लॉक है उसमें 14 तत्व आ सकते हैं, तो जो नीचे जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड है उसमें होते हैं। उसमें आते हैं 14 तत्व। तो इस तरीके से ये आवर्त सारणी होती है। इसमें एस ब्लॉक के बारे में पिछली कक्षा में आ चुका है, पी ब्लॉक के बारे में कुछ पिछली कक्षा में आ गया था, कुछ इस कक्षा में आ चुका है। अब अपना जो टॉपिक चल रहा है वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये क्यों कहेंगे ये हम अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तब उसका नाम भी लिखेंगे, परिभाषा भी लिखेंगे, सारी चीज़ आएगी। तो अब अपना जो फोकस है वो ध्यान है वो केवल इन 10 खानों पर है। ये 10 खड़े खाने और 4 आवर्त हैं, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इनमें कौन कौन से तत्व हैं, इनके क्या गुण हैं, क्या इनके परिवर्तन होते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं तो एक वर्ग के में क्या इनकी समानता है, वो सारी इसमें पढ़ेंगे। इनके यौगिक कौन कौन से, उनके यौगिकों की विशेषता क्या है, ये सारी इसमें पढ़ेंगे। तो जो अब अपना जो मुख्य जो टॉपिक है, अब तक तो ये तो था आवर्त सारणी के बारे में शुरुआत की बातें, जो हम दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, रिपीट हो रही है। अब जो अपना शुरू हो रहा है वो डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व। इन्हें डी ब्लॉक भी तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो यही बात है कि इनको डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो डी ब्लॉक एस ब्लॉक जो नाम होते हैं वो तो इस आधार पर रखा जाता है कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है। तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, इस कारण डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अब आवर्त सारणी में इनकी स्थिति क्या है वो थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि एक तरफ एस ब्लॉक है, एक तरफ पी ब्लॉक है, ये बीच में है। तो केवल हमें डी ब्लॉक तत्व है उनका ज़्यादा लिख रहा हूँ और उनके वर्ग और आवर्त बना रहा हूँ और उसके अंदर इन तत्वों के नाम, प्रतीक और इनके परमाणु क्रमांक लिख रहा हूँ। वो ये है, ये है डी ब्लॉक तत्वों के ये 4 आवर्त हैं और इससे इधर एस ब्लॉक तत्व है, इससे इस तरफ पी ब्लॉक के तत्व हैं और ये सारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। इनकी जो वर्ग संख्या है वो 3 से शुरू होती है और 12 तक है। आवर्त संख्या है वो 4 से शुरू होती है, 4, 5, 6, 7। इनमें जो तत्व है, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी होती है कि ये इनकी 4 श्रृंखलाएं कहाँ से कहाँ तक हैं, उनके नाम, तत्वों के नाम क्या हैं, उन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या हैं और उनकी और विशेषता क्या क्या है, ये सारी बातें। इसमें छोटे छोटे प्रश्न बहुत बनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये टॉपिक है अपना
आवर्त सारणी तो सारी होती है, लेकिन इसमें जो अपना केवल डी ब्लॉक का देखेंगे तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसकी जो पहली श्रृंखला है वो होती है ये। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी और चौथी लिखेंगे। दूसरी होती है ये, ये 4 संक्रमण श्रृंखलाएं होती है। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परमाणु क्रमांक मैंने लिख दिया। अब इनके परमाणु क्रमांक लिखते समय भी हम ध्यान रख रहे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथे से 5वें में आते हैं तो 18 जोड़ते जाओ। ये होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं तो ये बेहतर होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान में रखने वाली। 58 से 71 कहेंगे, 58 से 71 तक 14 तत्व आ जाते हैं। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, यहाँ तक तो डी में भरे जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर वो एक और अंदर कक्ष प्रवेश करते हैं और उसमें भी एफ में जाते हैं। इसके कारण उनकी संख्या जो 14 होती है वो 58 से 71 तक ये नीचे होते हैं और इनको लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। तो इनको आवर्त सारणी के अंदर केवल इस एक ही खाने में स्थान मिला है, नीचे इनको रख दिया, 14 तत्व अलग बना दिए। तो उनको यहाँ पर यह स्टार लगाते हैं। इस स्टार का मतलब ये होता है कि इसमें 14 तत्व हैं जो आवर्त सारणी के नीचे दिए गए हैं, वो यहाँ पर है और ये लेंथेनम के खाने में है, इस कारण इनको लेंथेनाइड कहा जाता है। ये एफ ब्लॉक तत्व होते हैं। ये हम इससे जो अपना अगला टॉपिक है उस पर ही आएंगे। तो 58 से 71 तक ये होते हैं, फिर 72 से शुरू हो जाता है, फिर आगे कंटिन्यूस रहता है लगातार। तो यहाँ से तो 18 जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ के बाद में अब 32 जोड़ना पड़ गया, क्योंकि 18 तो खुद के थे, 14 लेंथेनाइड के थे। तो अब 32 जोड़ेंगे। अब इसमें 32 जोड़ेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 89। लेकिन फिर यही बात आ जाती है, यहाँ 104 आ जाते, तो 90 से 103 कहाँ गए? उनको भी इसी खाने में माना जाता है। इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। ये होता है 90 से 103। इनको कहते हैं एक्टिनाइड और ये एफ ब्लॉक तत्व होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। इन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं डी ब्लॉक को, और इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आगे इनका परमाणु क्रमांक कंटिन्यूस रह जाता है। तो ये 4 श्रृंखलाएं हैं डी ब्लॉक तत्वों की। अब रही बात, इन्हें डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, यहाँ पर भी छोटी छोटी बातें आएंगी। तो डी ब्लॉक तत्व तो इसके कारण कहते हैं कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है। तो संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? संक्रमण तत्व इसके कारण कहते हैं कि इससे एक तरफ एस ब्लॉक के तत्व है इस तरफ, और इस तरफ ये पी ब्लॉक के तत्व है। एस इधर है, पी ब्लॉक है, बीच में ये रह गए। और एस तत्वों के गुण और पी तत्वों के गुण लगभग विपरीत होते हैं। और अगर एस से पी की तरफ चलें तो यह धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो इन डी ब्लॉक तत्वों में एस और पी के बीच के से गुण आ जाते हैं,
इनके कारण इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन एक कक्ष अंदर प्रवेश करता है। कैसे? वो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व तो इस कारण कहते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आएगा। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? संक्रमण तत्व इस कारण कहते हैं कि इनमें इनके जो गुण हैं वो एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच के हैं। ये हो गया। तो इनको संक्रमण तत्व कहने का एक कारण और है कि इनमें या तो ये मूल अवस्था हो या इनकी आयनिक अवस्था हो, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी में जाएगा और डी उपकोष इसमें खाली रहते हैं, अपूर्ण रहते हैं। डी उपकोष पूरा भरा हुआ नहीं होता है इनमें। डी उपकोष अपूर्ण होता है, चाहे तो वो आयनिक अवस्था हो या परमाणु अवस्था हो, कोई भी हो, इसमें डी उपकोष अपूर्ण होगा। डी उपकोष पूरा भरा हुआ नहीं होगा। इस पर भी एक प्रश्न और बनाएंगे आगे। आवर्त सारणी में इनकी स्थिति क्या है? आवर्त सारणी में वर्ग संख्या क्या है और आवर्त संख्या क्या है वो लिखनी है। ये होती है। तो वर्ग संख्या तो है 3 से लेकर 12 तक और आवर्त संख्या होती है 4 से लेकर 7 तक। अब ये जो 4 श्रृंखलाएं हैं इनके बारे में जिक्र करें कि इनमें कहाँ से कहाँ तक है। इनका एक नाम और है, ये चौथे आवर्त में है लेकिन इसको 3D श्रेणी कहते हैं, इसको 4D, इसको 5D, इसको 6D श्रेणी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन 3D, 4D, 5D, 6D में प्रवेश करता है, एक कक्ष अंदर प्रवेश करता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होंगे? पहली संक्रमण श्रृंखला होती है स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। दूसरी होती है यूट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक। तीसरी संक्रमण श्रृंखला होती है लेंथनियम 57 से लेकर मरकरी 80 तक। और चौथी होती है एक्टिनियम 89 से लेकर CN 112 तक। ये भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, इनके परमाणु क्रमांक कहाँ से कहाँ तक है। इनका एक नाम और होता है, इसको कहते हैं 3D श्रेणी, इसको कहते हैं 4D, इसको कहते हैं 5D और ये होती है 6D। अब ये 3D 4D ये नाम कैसे आया, ये हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तब सही समझ में आ जाएगा। एक बार इतना ही ध्यान में रखना है। तो ये आवर्त सारणी के अंदर डी ब्लॉक तत्वों के बारे में आ गया। अब एक मुख्य बात और रह जाती है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना हम नहीं बता सकते। जिंक, कैडमियम और मरकरी की जो स्थिति है उसके बारे में है। थोड़ा सा मैं अब इसको हटा रहा हूँ एक बार, लेकिन ये पढ़ी है तो हमें केवल इसके बारे में और जिक्र करना है। तो आगे लिखेंगे, देखेंगे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसके बारे में कहा जाता है कि ये संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व नहीं है। तो क्यों नहीं है वो भी हम ढूंढने, क्यों नहीं है ये परिभाषा में कहीं मिलेगा कि जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका यहाँ तक 18 हो जाते हैं। उसके बाद चौथा कक्ष शुरू हो जाता है 4s2 और उसके बाद तीसरे में जाता है इलेक्ट्रॉन 3d1। तो यहाँ पर ये चौथा कक्ष शुरू हो गया लेकिन तीसरे का डी खाली है, ये रहा अंदर वाला। तो इसके कारण यहाँ इसमें जो संक्रमण तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक कक्ष अंदर प्रवेश करता है, ये 3D जा रहा है, इस कारण इसको 3D श्रेणी कहा था। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इसका तो इसमें अंतिम 4D आएगा, इसमें अंतिम 5D आएगा, इसमें अंतिम 6D आएगा। इसके कारण इनको 3D
4D, 5D और 6D श्रेणी भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर चलते जाएं तो 4:3D1, 3D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ आएंगे तो 3D10 हो जाएगा। अगर जिंक का देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक तो है ही, और 4:2 और 3D10 हो जाता है। अब ये संक्रमण तत्व है क्या? संक्रमण तत्व की परिभाषा हमने क्या लिखी है कि संक्रमण तत्व के गुण है एस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य, ठीक है, कोई बात नहीं। इनमें परमाणुीय या आयनिक अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण होता है। यह अपूर्ण है क्या? डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी पूरा भरे हुए हैं। ये तो परमाणुीय अवस्था है। और अगर इसकी आयनिक अवस्था भी देखें तो ये जिंक में 2 आयन होता है, +2 दिखाता है। और इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहले 4s वाले निकलेंगे, फिर भी इसमें 3D स्थिति रहती है, डी कक्षक फिर भी भरा हुआ है। तो यही बात जिंक में होती है, यही बात कैडमियम मरकरी में होती है। ये तो खैर अस्थायी तत्व है, बाद में ये खोजा गया है। तो जो पुराने जो तत्व हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनमें हर एक में इनकी परमाणुीय अवस्था हो या इनकी आयनिक अवस्था हो, इनमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए। इसके कारण जिंक, कैडमियम और मरकरी इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इनके साथ रखते हैं। क्यों? कि इनके गुण इनसे मिलते जुलते हैं, इसके कारण इनका अध्ययन इनके साथ ही किया जाता है। लेकिन संक्रमण तत्व की परिभाषा के अनुसार चले तो ये संक्रमण तत्व नहीं। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, डी कक्षा अपूर्ण नहीं है, डी भरे हुए हैं, इसके कारण इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इनका अध्ययन इनके साथ ही किया जाता है। तो ये एक प्रश्न आ जाता है छोटा सा। तो ये जो डी ब्लॉक तत्व है, इससे इस तरफ एस ब्लॉक के तत्व हैं आवर्त सारणी में, और इस तरफ पी ब्लॉक के तत्व हैं। इनके गुण इनसे अलग क्यों हैं? इनको कहते हैं, एस और पी ब्लॉक तत्वों को कहते हैं असंक्रमण तत्व, और ये कहते हैं संक्रमण तत्व। तो इससे अलग क्यों है? ये कारण ये होता है कि जो ये एस और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहरी कोश में ही जाता है, लेकिन संक्रमण तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एक कोश अंदर प्रवेश करता है। ये रहा, एस ब्लॉक में 4s में जाएगा, लेकिन इसमें 3D में जा रहा है, एक कक्ष अंदर जा रहा है। इसी प्रकार अगर पी का है तो जो सबसे बाहरी कोश होगा उसमें जाएगा। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन दोनों का ही अध्ययन अलग किया जाता है। ये दोनों, एक तो संक्रमण तत्व कहलाता है, एक अंतर संक्रमण तत्व कहलाता है। इनके गुण इन असंक्रमण तत्वों से भिन्न होते हैं। तो कारण इसका यही होता है कि जो असंक्रमण तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन तो सबसे बाहरी कोश में जाता है, और इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले से भी एक अंदर, डी ब्लॉक में तो, और एफ ब्लॉक में 2 कक्ष अंदर जाता है। इसके कारण इनके गुणों में भिन्नता भी होती है और उनको इनका अलग अध्ययन किया जाता है। इन संक्रमण तत्वों की एक विशेषता और है कि ज़्यादातर ये धातु हैं ही, सारे धातु तो सारे ही हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो महंगे धातु हैं, कीमती बहुमूल्य हैं, वो भी संक्रमण तत्व है। जैसे Ag, Au, Pt, ये सबसे बहुमूल्य धातु है। तो ये बहुमूल्य धातु इसमें होते हैं, और औद्योगिक रूप से जो आवश्यक होते हैं वो भी इसमें होते हैं, जैसे फेरस, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ये जिंक, ये सारे औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये भी संक्रमण तत्व है। इन तत्वों के गुणों को पढ़ेंगे तो हमें बहुत नई चीज़ें मिलेंगी। इनके गुण काफ़ी अलग हैं, और वो कारण क्या है, और इनके अलग होने का मुख्य कारण यही होता है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एक कक्ष अंदर जा रहा है। उसके बारे में अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे, तब और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी हमारी बात। तो अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अब संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें कैसे होगा।
इस चैप्टर में हमारे पास श्रृंखला तो 4 है, लेकिन हमें ज़्यादा पहली जो श्रृंखला है इसके बारे में ज़्यादा देने करेंगे और इसी के आधार पर अन्य के भी अनुमान हो जाता है, क्योंकि इन एक वर्ग के अंदर इनके गुणों में काफ़ी समानता होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, इनके बाहरी कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, अंदर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो समान होने के कारण गुणों में भी समानता आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्कैंडियम का मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये होता है स्कैंडियम का, फिर टाइटेनियम में 3D2 हो जाएगा, फिर 3D3 हो जाएगा, फिर 3D4 हो जाएगा, इस तरीके से चलते जाएगी। लेकिन एक दो अपवाद आ जाते हैं। इसी प्रकार अगर करते जाएं तो ये 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 होना चाहिए, इसका 3D5 होना चाहिए। क्रोमियम का देखते हैं। चौबीस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ तक 18 हो जाते हैं। 18 और 2 20 और 4 24, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है कि यहाँ तक तो ये चलता है, ठीक है, एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है और 4s1 3d5 हो जाता है, ये होता है। इसी प्रकार चलते जाएंगे तो D5, D6, D7, D8, यहाँ पर फिर दिक्कत आ जाती है। कॉपर का ये होना चाहिए, यहाँ तक 18 और 2 20 और 9 29 29, यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। यहाँ पर भी S का इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है, ये नहीं होता, ये होता है। ऐसा क्यों हो गया, एक तो ये बताना है, और साथ में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इस आधार पर हम पहले तो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। क्या होना चाहिए कि ये चौथा है तो ये तीसरा है, इसमें 4s है तो 3d है, इसमें पांचवा s हो जाएगा तो चौथे का d हो जाएगा, इसमें छठे का s है तो पांचवें का d हो जाएगा, इसमें सातवें का s है तो छठे का d हो जाएगा। तो ये 3d, इसी कारण हमने कहा था ये 3d रही, ये फिर 4d 5d। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाता है कि अगर s को हम n मान कर दें, सबसे बारीक कक्ष है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जो भी है, सबसे बारीक कक्ष n मान लिया, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो एक आते हैं या दो आते हैं, हर एक में दो नहीं है। क्रोमियम और कॉपर इसमें अपवाद आ जाते हैं, तो इसके कारण लिखेंगे कि इसमें तो एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो एक होगा या दो होगा। ये 4 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 आएगा, 6 है तो 5 आएगा, n है तो n-1 आएगा, एक कम हो जाता है तो n-1 आएगा। और d में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक है, d में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये कोई भी संक्रमण श्रृंखला हो, n का मान क्या है, यहाँ पर सीधी सी बात है, n है आवर्त संख्या, n आवर्त संख्या मान लो बस। यहाँ जो 4 है n का मान, तो 4s और ये 3d ये चल रहा है। इसके लिए दूसरी श्रृंखला के लिए n का मान 5 हो जाएगा, तो 5s 4d हो जाएगा। अगले के लिए 6 हो जाएगा और उसके लिए 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये इन चारों संक्रमण श्रृंखलाओं के लिए लिख सकते हैं। हाँ, इसमें ये जरूर अपवाद वाली बात ध्यान रखनी होती है कि किस में d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन है या किस में n में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं रहा 4s2 3d4, या इसका 4s2 3d9 ही क्यों नहीं रहा, ये स्थिति क्यों आ गई, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है छोटा सा
कि क्रोमियम और कॉपर का जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 4s2 3d4 4s2 3d9 न होकर 4s1 3d5 और 4s1 3d10 होता है। क्यों होता है, क्या कारण लिखोगे? इसका फिर मैं थोड़ा सा डिटेल समझा दूँ। आप कुछ तो ये आपकी पिछली क्लास का ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ मैं, जल्दी समझ में आ जाएगा और दिमाग में भी सही बैठ जाएगा। अगर इनका हम परमाणु के कक्ष बनाकर और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भरें तो कैसे आ जाता है? हमें यह पता है कि जो पहला कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अकेला 1s होता है, इसमें 2s और 2p होते हैं, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 3s 3p और 3d होता है, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 4s 4p 4d और 4f होता है। इससे काम चल जाएगा अपना एक बार। ये हमारे पास पिछली कक्षा में आ चुके हैं कि इनमें जो कक्ष हैं उनमें उपकोष की संख्या कितनी होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, f में 14 होते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ चुके हैं, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आते हैं स्कैंडियम पर। स्कैंडियम में क्या क्या हो जाता है, शुरुआत से करते हैं। पहले स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, दूसरा भी इसमें है, तीसरा इसमें है, चौथा इसमें है, फिर 10 तक इसमें है, फिर 11 12 इसमें है, फिर आगे इस तरीके से हो रहा है। तो ये होता है कि ये तो हो गया नाभिक, इसमें 21 प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है वो निर्भर करेगा कि इसमें स्थानीय कौन सा है। ये पहला कक्ष है, पहले कक्ष में केवल 1s है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर दूसरा कक्ष है, दूसरे कक्ष में ये 8 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 2s और 2p होते हैं, ये रे s में 2 आते हैं और p में 6 आते हैं। तो ये दूसरा कक्ष है, तो इसमें 2s होंगे और 2p होंगे, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये 8 हो गए। तीसरे कक्ष में 3s 3p और 3d है। यहाँ इसके अंदर जो है वो हम दिखा नहीं पा रहे, लेकिन होता है इसके अंदर है। अब ये तीसरा कक्ष है, इस तीसरे कक्ष में 3 उपकक्ष हैं, 3s 3p और 3d, और उनमें इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं कि s में तो 2 जा सकते हैं, p में 6 और d में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। यहाँ पर कितने गए? यहाँ एक बार तीसरे में s में 2 गए और p में 6 गए। इसके अंदर कौन कौन से हैं? 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने जा सकते हैं? s में 2, p में 6, d में 10। गए कितने हैं? s में 2 और p में 6, यानी कुल 8 इलेक्ट्रॉन गए, 8 गए। आ कितने सकते हैं? 10 और आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, लेकिन वो खाली पड़े। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है कि तीसरे में 3 उपकोष हैं, 3s 3p, केवल 3s और 3p भी भरे हैं, 3d यहाँ पर खाली पड़ा है। उसके बाद चौथा शुरू हो गया, ये चौथा कक्ष है। इसमें 4s 4p 4d और 4f, ये 4 उपकोष हैं। हम बात करें स्कैंडियम की, तो तीसरे तक तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, ये तो तीसरे तक आ गए। 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? 19वां इलेक्ट्रॉन 4s में गया है, 20वां इलेक्ट्रॉन 4s में गया है, 21वां इलेक्ट्रॉन 3d में गया है। तो अब 4s में यहाँ पर इसमें तो केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, यहाँ तक तो 20 आ गए। और हुआ क्या था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगातार भरे जा रहे हैं, लेकिन तीसरे में आकर थोड़ी सी गड़बड़ होनी शुरू हो गई कि तीसरे में s और p में इलेक्ट्रॉन भरकर और बंद हो गए, आगे इलेक्ट्रॉन भरना बंद हो गया, 3d खाली रह गया। उससे पहले चौथे में भरना शुरू हो गए और चौथे में भी s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, उसके बाद फिर वापस 3d में आना शुरू हो गए। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम का, जो 21वां इलेक्ट्रॉन है
वो एक कोष अंदर प्रवेश कर रहा है, इसके अंदर आ रहा है, इस कक्ष में आ रहा है 3D में, जबकि बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर फिर हमें दिक्कत आ जाती है कि कैसे समझाएं, कैसे। यहाँ ये होता है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करता है वो इन उपकक्षों की ऊर्जा के अनुसार बढ़ता है। जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में क्यों जाता है? कि इसकी ऊर्जा सबसे कम है, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में, इस तरीके से है। तो इसका भी अगर ऊर्जा क्रम मैं बनाऊँ तो ये बना सकता हूँ कि ये 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर ये 2s है, फिर ये 2p है, फिर ये 3s है, फिर ये 3p है, फिर ये 4s है, और 3d भी लगभग इसी के आसपास ही है। तो 4s और 3d की ऊर्जा लगभग समान है। तो यहाँ तक तो ये ऊर्जा का क्रम सही चलता रहा कि जिसकी ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता रहा। लेकिन यहाँ आकर ये आ गई कि 4s और 3d की ऊर्जा लगभग समान है। तो चाहे तो इलेक्ट्रॉन इसमें रहे 4s में या एक अंदर जाए, लगभग समान है। इस कारण यहाँ पर ये अपवाद आना शुरू हो गया। फिर अपवाद आया क्यों? अपवाद आया स्थायित्व के लिए। यहाँ नियम ये होता है कि कोई भी उपकोष हो या तो वो पूर्ण भरी अवस्था में हो या अर्धपूर्ण भरी अवस्था में हो, तभी स्थायी होता है। इनके अलावा अन्य अवस्था है तो वो कम स्थायी है। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, F में 14 आ सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, भरा हुआ है पूरा, लेकिन D में 4 है, तो ये नए तो 5 है, नए 10 है। लेकिन यहाँ पर S में 1 है तो आधा भरा हुआ है, D में 10 आ सकते हैं, 5 है तो आधा भरा हुआ है। तो इन दोनों की अगर तुलना करें तो स्थायी कौन सा हो गया? तो स्थायी इसमें ये हो गया, ये अधिक स्थायी है। इस कारण इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन D में चला गया। क्यों चला गया? दोनों की ऊर्जा लगभग समान है। दोनों की ऊर्जा तो समान है, स्थायी कौन सा है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। यही बात इसमें है। 4s और 3d की ऊर्जा तो लगभग समान है, तो इस ऊपर वाले में भी तो रह सकता था, लेकिन स्थायी कौन सा है? एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये भी आधा भरा हो गया, ये पूरा भरा हो गया, तो ये अवस्था स्थायी होगी। इस कारण ये अपवाद टाइप में आ जाता है कि इनका जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये न रहकर ये बदल जाता है। और ये पूरा समझा दिया आपको कि किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करता है, कौन कौन से कक्ष में रहेगा, किस में नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन ये रहा, जो इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन एक कक्ष अंदर प्रवेश कर रहा है, आने वाला आखिरी, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 21वां इलेक्ट्रॉन है, 22वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। इस प्रकार अब D में 10 भरे जाएंगे बारी बारी से, तब तक 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, और ये D पूरा भरने के बाद फिर P की बारी आएगी। तो ये तरीका होता है इसमें। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इनके गुणों में फर्क क्या आ गया? तो ये जो गुण है कि एक इलेक्ट्रॉन एक कोष अंदर प्रवेश कर रहा है, तो ये इस गुण के कारण जो संक्रमण तत्व हैं इनके गुण असंक्रमण तत्वों से भिन्न हैं। 4-5 गुण तो विशेष रूप से इनके ही हैं। क्या क्या? कि ये रंगीन आयन बनाते हैं, दूसरे रंगीन आयन नहीं बनाते, संकुल यौगिक बनाते हैं, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये कई गुण किसके कारण होते हैं? ये कई गुण इसी के कारण है कि 4s और 3d की ऊर्जा लगभग समान है। इसके कारण ये कई गुण अलग प्रदर्शित करता है। कई विशेष गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं? आर्सीकरण अवस्था एक से ज्यादा प्रदर्शित करते हैं,
रंगीन यौगिक बनाते हैं। इनमें उत्प्रेरकीय गुण होता है। संकुल निर्माण करते हैं। अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये कई गुण हैं जो असंक्रमण तत्वों से भिन्न होते हैं, और उसका मुख्य कारण यही होता है कि 4s और 3d की ऊर्जा लगभग समान है। 4s के साथ साथ कहीं आवश्यकता पड़े तो 3d के इलेक्ट्रॉन काम आ जाते हैं, इसके कारण ये प्रदर्शित करते हैं। तो अब जो अपना अगला लेक्चर होगा उसमें इन संक्रमण तत्वों के गुण शुरू करेंगे कि इनके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इनके अभिलाक्षणिक गुण हैं, वो सारा इसमें पढ़ेंगे।